सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट और वन शॉट के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और लगभग वन शॉट के अंदर हम सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर दें। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश और विद्युत आवेश की जब भी अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब अपन को उस लेवल तक जाना पड़ता है कि जहाँ पर अपना परमाणु स्थित है। तो सबसे पहले अपन आवेश को समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड है आवेश, ये क्या होता है। सबसे पहले अपन चलते हैं परमाणु पर। परमाणु अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि अविभाज्य और सूक्ष्मतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। और इस परमाणु की संरचना हम सभी जानते हैं कि गोलाकार होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट करते हैं, घूमते हैं और बीच के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। नाउ अब यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरीके से इस एक इलेक्ट्रॉन को, अभी सपोज करो कि परमाणु उदासीन है। परमाणु कैसा है? उदासीन। परमाणु उदासीन, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित है। प्रोटॉन जो रहता है वो नाभिक के अंदर रहता है और नाभिक में ऐसा सपोज करो कि दो प्रोटॉन है और बाहर भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब मैं किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दूं किसी भी तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। अब इसकी एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति होगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला था तब यहाँ पर प्रोटॉन दो थे और दो ही थे मेरे पास इलेक्ट्रॉन। मैं कुल आवेश की बात कर रहा हूँ, कुल आवेश की। तो प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि आवेश का मान समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो समान होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। लेकिन इसका जो परिमाण है वो सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। अब अगर अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालें तो दो ही प्रोटॉन होंगे और दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ दो प्रोटॉन मीन्स 2 को कॉमन ले लेते हैं, P प्लस E। और अपन को पता है कि प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट रहता है। नाउ यहाँ पर हमें पता लगता है कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास टोटल चार्ज आएगा 0। और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं उदासीन परमाणु। उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, कोई भी चार्ज नहीं। नाउ अगर मैं बाय द वे किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ, अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब दो तो प्रोटॉन है प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। नाउ दो प्रोटॉन पहले थे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो कि पॉजिटिव होता है, यहाँ पुट कर दिया। नाउ अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, माइनस। नाउ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दो में से एक गया, मेरे पास बचा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज अब प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप हो गया इस परमाणु के ऊपर। अब अपन को पता है जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सभी छोटे छोटे जो मूल कण होता है परमाणु, उसी से मिलकर बनी है। अब एक परमाणु पर इतना आवेश उत्पन्न हो गया तो बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो वो पूरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और वो पूरी वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, बट यहां से अपन प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नाभिकीय बलों द्वारा बंधा होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर दोनों बॉन्ड बनाकर रहते हैं और ये जो बल होता है इन दोनों के बीच के अंदर वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, यानी ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए रखते हैं। इसलिए अपन यहाँ से प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। नाउ अगर हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाना होता, तो अगर नेगेटिव चार्ज अपन को लाना है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल देते हैं, बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पुट करा देते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पुट करा देते। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो 2 तो प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये प्लस का होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन और माइनस का होता है इसलिए माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। नाउ यहाँ से अब कैलकुलेशन करके आएगा माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज इस पर प्रोड्यूस हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किस तरह से आता है, जब भी किसी परमाणु या किसी वस्तु को अपन क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तब वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, जब किसी भी वस्तु से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाता है तब वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये आवेश हमने समझ लिया कि आवेश क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न करने की विधि के अंदर अपने पास एक ही विधि है अपने सिलेबस के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि मेरे पास दो वस्तुएं रहती है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ए और बी दो वस्तुएं हैं, ये ए वस्तु है और ये मेरे पास बी वस्तु है। दो वस्तुएं, दोनों अभी उदासीन है, यानी दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर मैं किसी भी तरीके से इनको घर्षण कराऊं तो घर्षण कराने के पश्चात किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। यही थ्योरेटिकल पोर्शन है, यही थ्योरी के अंदर लिखना है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले गए। पहले दोनों उदासीन थी, दोनों को अपन ने घर्षण करवाया, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा हमने। तो यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर प्लस और प्लस, प्लस में 2e आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पर माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये आवेश है, ये क्या है, आवेश। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास आवेश आ जाएगा कि यहाँ पे कितना आवेश है। अब अपन बात करते हैं कि हमने दो तरह के आवेश देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक तो धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। तो आवेश हमारे पास दो तरह के, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों सेम रहे, सेम मीन्स अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों अगर पॉजिटिव रहे तो यहाँ पर जो बल लगेगा इन दोनों के बीच वो लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये जैसे अपनी मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उसके नॉर्थ और नॉर्थ मतलब अगर सेम पोल को पास में लाएंगे तब वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण। वैसे ही माइनस और माइनस की अगर मैं बात करूं तो अभी दोनों सेम चार्ज है और सेम चार्ज आपस में प्रतिकर्षण ही करेंगे। अगर मैं अपोजिट चार्ज की बात करूं, चाहे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, इन दोनों ही केसेस के अंदर आकर्षण प्रकृति होगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये होगी बात दोनों की आवेशों की, कि दो तरह के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, और इनकी क्या नेचर होती है, कौन कौन सा इनके ऊपर बल लगता है। अब हम कुछ आवेश की प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं, आवेश के गुण, उनके बारे में जान लेते हैं। आवेश के गुण, एक तो आवेश में योज्यता का गुण होता है। पहला आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता का गुणधर्म। योज्यता, योज्यता का मतलब अपन ये समझेंगे, छोड़ो भग जाओ यहाँ से, पढ़ ले जाके। तो आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब अपन ये समझेंगे कि दो आवेश को अपन सीधा ऐड कर सकते हैं, मतलब अपन बीजगणितीय इनका योग कर सकते हैं, बीज गणितीय योग कर सकते हैं, मतलब सीधा जोड़ सकते हैं। अगर किसी निकाय के अंदर मान लो प्लस में 1 कूलम चार्ज है, प्लस में 2 कूलम चार्ज है, माइनस के 5 कूलम चार्ज है, प्लस के 5 कूलम चार्ज है, इस तरह से अगर चार्ज है तो मेरे पास जो क्यू कुल टोटल आएगा आवेश वो कितना आएगा, वो सभी का बीजगणितीय योग आएगा। ये दोनों कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा टोटल 3 कूलम चार्ज है प्लस का, 3 कूलम चार्ज किसका है, प्लस का। बस यही लिखना है कि किसी भी निकाय का
कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं आवेश की योज्यता का गुण। इज दैट क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? बेसिकली इसको ध्यान से समझने के लिए अपन वापस से पिछली वाली स्लाइड पर चलते हैं कि जब भी अपन ने घर्षण पढ़ा था तब यहाँ पे ये पढ़ा था कि किसी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का किया था, उसके बाद में दूसरे का किया था, फिर तीसरे का किया था। इट मीन्स किसी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं, बट कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता। 3/2 इलेक्ट्रॉन इसका स्थानांतरण नहीं होता। मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसमें तुम्हें यही थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होता है, ना कि आधा इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का क्वांटमीकरण के अंदर अपन को लिखना है Q = N × E। यानी किसी भी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो n संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, और जहाँ पे n अपन को 1, 2, 3 इस तरह से पुट करना है। नाउ अब अपन आगे बढ़ते हैं कूलाम नियम की तरफ। कूलाम नियम, आवेश का कूलाम नियम। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अपना एक नियम दिया जिसमें दो आवेश, एक +2, दूसरे को भी +2 ले लेते हैं, या फिर Q1 और Q2 ले लेते हैं कि पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो तब इनके ऊपर जो बल लगता है F वो समानुपाती होता है Q1 के, Q2 के, और इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 ऐसी एज इट इज थ्योरी के अंदर अप्लाई करना है कि हमारे पास दो आवेश है, बीच की डिस्टेंस जो है वो R अपन ने मान ली है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेश Q1 के समानुपाती होता है, Q2 के समानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे अपन समीकरण 1, 2 और 3 से, और तीनों को एक साथ पुट कर देंगे, समानुपाती का निशान लगा देंगे Q1 Q2 अपॉन में R²। अब जब भी समानुपाती का निशान हटता है तब अपने पास एक नियतांक आ जाता है कांस्टेंट, तो अपन ऐसे लिख लेंगे कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये जो नियतांक है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ये सीधी वैल्यू याद रखनी है, 9 × 10⁹ 1/4πε0। तो K की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं, तो एक नया एज इट इज इसी फॉर्मूले को अपन चेंज करके वापस न्यू फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना कूलाम नियम। अब अपन पढ़ते हैं कि एक टर्म आती है द्विध्रुव। द्विध्रुव, तो ये द्विध्रुव क्या होता है? अपन अक्सर केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हैं HCl। तो यहाँ पर Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये क्या करता है, अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी जिस भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हमने पहले पढ़ा है कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और -del में लिख रहा हूँ कि ये अपने ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन गए आगे की तरफ, इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास गए वो इसी से ही गए। इट मीन्स जितना यहाँ पर माइनस चार्ज आया है उतना ही यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। और द्विध्रुव में यही होता है कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर परिमाण में समान और आवेश में विपरीत दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखा जाता है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है H और Cl की वो बहुत कम है। इसलिए अपन इस जो दूरी है इस दूरी को अपन मानते हैं 2a।
2a इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे अपन जैसे डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी आसानी हो। तो द्विध्रुव क्या होता है कि परिमाण में समान तथा आवेश में विपरीत दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखना, इसी व्यवस्था को अपन बोलते हैं द्विध्रुव। एक टर्म आती है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन P से लिखते हैं और इस P को बोलते हैं Q इंटू 2a। किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, इनका गुणनफल ही कहलाता है अपना द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है P वेक्टर, और हमेशा ध्यान रखना है कि इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो आई होप ये द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम था आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो हमने आवेश के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तरफ। विद्युत क्षेत्र, इसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई भी आवेश होता है और कूलाम ने बताया कि इस आवेश के अगर पास में कोई दूसरा आवेश लाए तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें जब भी अपन कोई अन्य दूसरा आवेश लाते हैं, जब भी कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अगर माइनस चार्ज लाएंगे तो आकर्षण और प्लस चार्ज लाएंगे तो प्रतिकर्षण। मतलब कि विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश तथा आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव करे। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल परिभाषा। अगर मैथमेटिकली देखें, गणितीय रूप में देखें, तो ई जो वेक्टर होता है यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है F अपॉन क्यू। इससे भी अपन एक डेफिनेशन डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। नीचे आवेश, इस आवेश के साथ अपन को ऐड करना है एकांक शब्द, एकांक, और अपन इसी की डेफिनेशन बना सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो दो परिभाषाएं हो गई। दूसरी वाली, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं E बराबर F अपॉन क्यू, और F की वैल्यू अपन ने पहले निकाल चुके हैं कि F की वैल्यू होती है F इक्वल टू कूलाम के नियम से KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ यहाँ पर अगर वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो अपने पास E का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KQ1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में एक चार्ज और है अपने पास Q। अगर इस चार्ज को, ये पॉजिटिव की जगह इस चार्ज को Q1 माने तो यहाँ पर भी Q1 होगा और यहाँ पर भी Q1 होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा KQ2 अपॉन R स्क्वायर। और इस Q2 को अपन अगर इस पॉजिटिव चार्ज की जगह रखें और अगर Q मान लें, सिर्फ Q मान लें, तो मेरे पास E का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये जो विद्युत क्षेत्र आया, वो इस Q आवेश से R दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित है, कोई बिंदु P है, तो इसके लिए ये सूत्र आता है E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। नाउ ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि E इक्वल्स टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और अगर इसके मात्रा की बात करें तो F अपॉन Q, इट मीन्स F फोर्स का न्यूटन अपॉन Q का कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। नाउ अब अपन एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति के ऊपर, द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति के ऊपर अपन को अगर विद्युत क्षेत्र निकालना तो किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं और एक द्विध्रुव बनाते हैं। ये मेरे पास एक द्विध्रुव है, ये प्लस Q, माइनस से प्लस की तरफ होती है तो माइनस Q, और दूसरा ये प्लस Q, और यहाँ से R दूरी के ऊपर मैं कोई सपोज कर लेता हूँ ये बिंदु P, R दूरी के ऊपर ये बिंदु P। इससे पहले अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में एक टॉपिक को छोड़ दिया जिसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि वो टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड होगा, थोड़ा सा काम पड़ेगा, तो अपन वो पढ़ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि अगर मैं कोई भी चार्ज यहाँ पे रखूँ, जैसे पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, यहाँ पे रख दिया, अपन प्लस क्यू इसको सपोज कर लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है। अब अगर मैं कोई परीक्षण धनावेश, हम हमेशा परीक्षण धनावेश की बात करेंगे, और जब भी कोई टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो जब भी कोई परीक्षण धनावेश इसके पास में लाऊंगा तो ये परीक्षण धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये परीक्षण धनावेश इस तरह से गति करेगा इधर। अगर मैं इस परीक्षण धनावेश को यहाँ पे रख दूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण होगा, इस तरफ चला जाएगा। अगर इसी को यहाँ पे रखूंगा तो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो रेखाएं बन रही है इन्हीं को अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन्हीं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगर परिभाषा तुम्हें लिखनी है तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी परीक्षण धनावेश किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश के पथ को, पथ मतलब रास्ता, तो इसका ये रास्ता बन रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रही तुम्हें यही है इनका रास्ता। तो किसी भी परीक्षण धनावेश, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धनावेश के पथ को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए, तो धनावेश के कारण बाहर की तरफ निकलती विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी है तो ये बना देना। नाउ अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, ऋण आवेश हो, तो यहाँ पर अगर परीक्षण धनावेश रखेंगे, परीक्षण चार्ज जो अपन परीक्षण आवेश लेंगे वो हमेशा धनावेश लेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ परीक्षण धन आवेश। तो ये आपस में आकर्षित हो जाएगा। अगर इसी परीक्षण धनावेश को मैं यहाँ पे रख दूं तो प्लस है और ये माइनस है, तो आकर्षित होगा, आकर्षित होगा, आकर्षित होगा। अगर यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे भी आकर्षित, इधर भी आकर्षित। इसका मतलब अगर माइनस क्यू चार्ज हो यहाँ पर तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है वो अंदर की तरफ आती है। तो एरो अंदर की तरफ बनाना, यहाँ पर एरो बनाना है तुम्हें बाहर की तरफ। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर अभी पिछली स्लाइड में अपन ने द्विध्रुव पढ़ा था, तो अगर कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो, यानी एक माइनस रख लेता हूँ माइनस क्यू और दूसरा रख लेता हूँ प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू। तो अगर इसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है तो प्लस से तो बाहर की तरफ जाएगी, यानी अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दूँ परीक्षण धनावेश तो ये इस तरफ बल लगाएगा इस पर। और दूसरी बात, ये जो माइनस है वो इस तरफ खींचेगा, तो बाय द वे दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है, वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा और ये जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो इस तरह से घूम के इसकी तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ हो, परीक्षण धनावेश रखा हो, तो इस तरह से घूम के आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखा हुआ हो तो सीधा चला जाएगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, सीधा ऐसे घूम के आ जाएगा, इस तरफ आता हुआ प्रतीत होगा अपन को। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे पॉजिटिव को तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं बन गई। तो इस तरह से तुम्हें एग्जाम के अंदर कवर करना है। अब अपन बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ। हाँ, तो द्विध्रुव के कारण x पर अपन विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं। द्विध्रुव के कारण x पर विद्युत क्षेत्र, हाँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो अपन ने पहले पढ़ ली कि 2a होती है। इट मीन्स मिड पॉइंट से अपन ने r डिस्टेंस मानी है, ये अपन ने मानी, ये पूरी थ्योरी लिखने की अपन ने माना है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी a और ये डिस्टेंस हो जाएगी a, क्योंकि मिड पॉइंट है तो आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी। अब अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत क्षेत्र का, वापस पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था KQ/R², ये रहा KQ/R²। ये किसके कारण है? ये किसी भी Q आवेश के कारण R दूरी के ऊपर कोई बिंदु है P, तो इस पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इतना विद्युत क्षेत्र होगा अपने पास।
तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बात चलते हैं वापस। तो इस पॉइंट पी पर अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरी बात, ई का जो फॉर्मूला है वो अपन यहाँ रख लेते हैं, ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दें, इसका अपन यूज लेंगे। नाउ ई, एक बात और याद रखनी कि जो ई होता है विद्युत क्षेत्र वो सदिश राशि होता है, और सदिश राशि है इसका मतलब यहाँ पे अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी पड़ेगी। और दिशा देखने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर एक कोई एक परीक्षण धनावेश मान लो, टेस्ट चार्ज मान लो प्लस क्यू। नाउ अब देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये टेस्ट चार्ज जो Q0 यहाँ पे रखा है वो आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे ई, किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण। अब इसके कारण अगर देखना है माइनस क्यू के कारण, तो ये आकर्षण बल लगेगा और इस तरफ लगेगा, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ई, ये है ड्यू टू माइनस क्यू के कारण। अब बिंदु पी पर अगर मैं ई नेट लिखना चाहूँ कि ई कुल कितना आएगा बिंदु पी पर, तो एक वेक्टर इधर है और दूसरा इधर है, इसका मतलब दोनों को करना है माइनस, दोनों को करना है माइनस। तो ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्शन पहले ही देख ली है, इसलिए जब भी अपन फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो उसमें क्यू का चार्ज नहीं लिखेंगे कि क्यू पर माइनस चार्ज है, तो माइनस क्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने डायरेक्शन को पहले ही देख लिया है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो डायरेक्शन पहले देख ली है, इसलिए अपन वापस से उस फॉर्मूले में क्यू की जगह माइनस क्यू पुट नहीं करेंगे। नाउ अब सोल्व करते हैं के क्यू अपॉन ये प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू चार्ज ये के क्यू अपॉन आर, आर यहाँ से लेकर इस चार्ज के लिए निकाल रहे हैं इस पॉइंट पी पर कितनी आएगी, तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस होगी उसको बोल देंगे अपन आर। तो ये वाली कैपिटल, ये वाली आर डिस्टेंस है और उसमें से ये ए है, तो इस आर में से ए माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी आर माइनस ए, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है माइनस के क्यू। मैंने बताया कि इस क्यू को माइनस नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ यहाँ से लेकर इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस ये पूरी, तो ये आर और ये प्लस ए, ऊपर वाला ए इतना इतना, और ये ऊपर वाली आर जो मानी थी, मतलब आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। अब इसको बस सिर्फ सोल्व करना है। क्योंकि मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास आया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर एलसीएम ले तो मेरे पास आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बाहर के क्यू है, के क्यू को बाहर रखते हैं, तो अंदर बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 सेकेंड, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस से प्लस गया आर माइनस ए इसका होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो मेरे पास आएगा इक्वल ई टोटल इक्वल्स टू के क्यू बाहर है, के क्यू मेरे पास बाहर है। यहाँ पर ऊपर वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस इसका होल स्क्वायर, ओपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने पर मेरे को मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन में दोनों को अगर मैं इस तरह से लिखूं, आर माइनस ए, ये आर प्लस ए, आर माइनस ए और ये आर प्लस ए, एक ही बात है, वही आंसर आ जाएगा। आर प्लस हो आर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, आर माइनस ए आर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा के क्यू बार, और अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन में ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर देखो कौन कौन सी चीज़ें कट रही है वो काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ऊपर बचा 2RA प्लस 2RA, मतलब ये हो गया 4RA। इट मीन्स के क्यू
और यहाँ बचा 4RA, और नीचे नीचे अपने पास बचा है इन दोनों का स्क्वायर, मीन्स R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर अपन को मिलेगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, के क्यू को इक्वल इक्वल्स टू ऐसे लिख दूँ, के क्यू इंटू 2A, और 2 इधर लगा दो आगे, तो 2 2 जा 4 और वापस वही आ गया इंटू R, बस कंप्लीट हो गया सेम। Q इंटू 2A इसलिए लिखा क्योंकि अपन ने अभी जस्ट पहले, इससे पहले अपन ने पढ़ा कि जो P होता है वो होता है Q इंटू 2A, मतलब एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्ण। और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ऐसा कैसा रहने देता हूँ, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं P इक्वल टू लिखूंगा Q इंटू 2A, यानी Q इंटू 2A की जगह, इसकी जगह मैं P पुट कर दूंगा, और इसके साथ ही जो R है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है A की तुलना में, और यहाँ पे A स्क्वायर है, क्योंकि अपन ने जब भी द्विध्रुव पढ़ा था तो द्विध्रुव में बोला था कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो अति अल्प होती है, यानी परिमाण में समान और आवेश में विपरीत आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो ये जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, और जब भी छोटी दूरी का स्क्वायर करें तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाता है। जैसे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये इससे और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इट मीन्स अपन जो A स्क्वायर है उसको लगभग 0 के इक्वल मान सकते हैं, कि इसका जो स्क्वायर है उससे अगर R स्क्वायर में से घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको लगभग 0 के बराबर पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो R स्क्वायर इसका होल स्क्वायर मतलब R की पावर आ जाएगी मेरे पास 4। तो ई टोटल, तो ई कुल मेरे पास निकल के आएगा 2kp, और ऊपर R अपॉन में R की घात 4, इस 4 से गया तो मेरे पास ई कुल निकल के आएगा 2kp अपॉन R3, 2kp अपॉन R3। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। बाकी कैलकुलेशन थी, मेन बात, मेन जो पार्ट था वो था यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना, फॉर्मूला पुट करना, और फॉर्मूले के अंदर डायरेक्शन अगर पहले ले लिए तो माइनस का चार्ज पुट नहीं करना, बस दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन। आई होप ये समझ में आया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, ये तो था x पर, अब अपन पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर, निरक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अगर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो सबसे पहले मैं एक द्विध्रुव बनाता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये एक मैंने द्विध्रुव बनाया, और यहाँ पर एक तरफ -q और +q चार्ज पुट कर देते हैं, इसके साथ ही इनके जो बीच की दूरी है यहाँ पर ये लेते हैं, इसको r, ये r डिस्टेंस है, और यहाँ पर मेरे पास कोई P पॉइंट है, और इस P पॉइंट पर मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस P पॉइंट पर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होती है निरक्षीय, वो तो x ही अगर इस पॉइंट पर था तो x के अलोंग था, इसलिए वो अक्षीय स्थिति, और ये निरक्षीय स्थिति। अब अगर यहाँ पर मेरे को निकालना है तो वही पॉइंट P के ऊपर मेरे को एक डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा के अंदर है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो यहाँ पर एक मेरे को टेस्ट चार्ज सपोज करना पड़ेगा, जैसे पहले किया था। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक जो टेस्ट चार्ज है वो Q0 है, परीक्षण धनावेश। अब ये पॉजिटिव है और दूसरा ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस तरफ आएगा। तो मैं ऐसे एरो लगा के लिखूंगा E-Q इधर आएगा। ऐसे ही अपन इसमें करेंगे, अगर +Q की तरफ देखें तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है।
इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, और ई जो प्लस क्यू है वो इस तरफ आएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ आएगी, इसलिए दोनों अलग अलग दिशा है। अब ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार की तरफ एक की विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ थी, दूसरे की इस तरफ, एक दूसरे के अपोजिट थी, तो माइनस कर दें। तो यहाँ पर अपन को इनको तोड़ना पड़ेगा, यानी कंपोनेंट लेने पड़ेंगे दोनों सदिश के। तो कंपोनेंट लेते हैं, तो कंपोनेंट अपन देखिए किस तरह से लेते हैं। इसके अंदर एक एंगल सपोज करो कि ये थीटा है और ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये भी थीटा होगा, दोनों थीटा होंगे। अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला ये भी थीटा होगा, संगत कोण इस तरह से। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर कोई भी ऐसी लाइन जा रही है और इसके ऊपर इस तरह से लाइन है तो ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सब क्या होते हैं, थीटा। इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जेड के आकार में एक कोण बन रहा है, इसके अंदर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको क्या बोलते हैं, शायद संगत कोण, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। नाउ अब अपन को लेना है सिर्फ इनका कंपोनेंट, यानी ये ई प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, तो इसकी तरफ आएगा, थीटा के अलग लेते हैं तो कोस लगता है, तो इधर आ जाएगा ई प्लस क्यू कोस थीटा, ई प्लस क्यू कोस थीटा। और इस माइनस क्यू का इधर लेंगे तो आएगा ई माइनस क्यू कोस थीटा, ई माइनस क्यू कोस थीटा। इस तरफ तो कंपोनेंट आ गया कोस, तो ऊपर की तरफ आएगा मेरे पास ई प्लस क्यू साइन थीटा। और इस माइनस क्यू का इस तरफ कॉस आ गया, इस तरफ जिस तरफ थीटा नहीं है तो इस तरफ आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब ध्यान से देखा जाए तो जो ई की वैल्यू होती है या फिर ई का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर देखो, आर दोनों की सेम है, यानी इस माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस और इस प्लस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस अपन निकाल भी सकते हैं। अपन को पता है इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 2a होती है, और आधी दूरी कर लेनी है अपन को, तो ये वाली दूरी हो जाएगी a और ये वाली इतनी दूरी हो जाएगी a। अगर दोनों ये a और बीच की दूरी वो है r, तो अपन को क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए अपन पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर वाली भी दूरी भी ये आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ अपने पास ये जो दूरी है मतलब आर आ गया अपने पास, तो आर देखो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। अब देखो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, मैंने पहले भी बताया था कि जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक सदिश राशि विद्युत क्षेत्र, तो सिर्फ दिशा बताता है कि ये दिशा में क्या है, विपरीत है। और दिशा में जब भी विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो दोनों कंपोनेंट थे, दोनों घटक थे, ये तो हो गए निरस्त। अब एक ही दिशा के अंदर ये दोनों जो कंपोनेंट है इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो फाइनली इस बिंदु P पर मेरे पास ई कुल जो आई है वो आएगी ई प्लस क्यू के कारण कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू के कारण और साथ में कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा को कॉमन लेना चाहूँ तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू और बाहर आ जाएगा कोस थीटा। ना मेरे पास जो ई कुल आएगा वो आएगा, सबसे पहले ई प्लस क्यू की वैल्यू रखते हैं, के क्यू अपॉन में प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस देखनी है किसकी, पॉइंट पी की, ये डिस्टेंस अपॉन में आर स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ये है आर तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बीच में प्लस है, प्लस यहाँ पे के और क्यू, देखो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू तो रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक सदिश राशि है और डायरेक्शन हमने पहले ही फाइंड कर ली, और माइनस क्या बताता है सदिश में, डायरेक्शन, दिशा बताता है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर, आर इन दोनों के बीच में भी इतनी दूरी होगी, ये ए है ये आर है, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, यही, मतलब कर्ण कितना आएगा, यही, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास सेम आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ अब अपन इसका एलसीएम ले लेंगे और आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे। इसके साथ कोस थीटा भी चल रहा है, हाँ दोनों सेम है, इट मीन्स ई जो कुल आ गया, अगर ये x है दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, या फिर एलसीएम लेके भी कर लो सेम आंसर आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कोस थीटा।
नाउ ये cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। देखो थीटा अपन को पता है, हियर यहाँ पे जो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये रहा a, और कर्ण कितना है, कर्ण ये रहा, ये आधार और कर्ण, या फिर इससे देख लो ये आधार और ये रहा कर्ण। कर्ण है मेरे पास रूट ए स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वल मेरे पास आएगा टोटल 2k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी a अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ रूट का मतलब होता है 1/2, इसकी पावर 1/2, जैसे रूट 25 तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 की पावर 1/2। तो इस रूट की जगह अगर मैं 1/2 ले लूँ तो मेरे पास ये बचेगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 यानी हाफ। अब 1/2 और 1 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा आंसर 3/2। तो मेरे पास ई टोटल आएगा इक्वल, ऊपर तो 2k³ a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे देखो q इंटू 2a ऊपर वापस से फिर मिल रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं k q इंटू 2a, और अपॉन में जो बच रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब पीछे वाले जैसे डेरिवेशन में अपन ने किया था कि p की जगह यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो p की वैल्यू होती है वो होती है q इंटू 2a, और इसके साथ साथ r बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, a से। जो द्विध्रुव है इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए r तो बहुत ज़्यादा है, मतलब नगण्य दूरी पर रखा जाता है, अति अल्प दूरी पर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए मैं a स्क्वायर को ऑलमोस्ट 0 के इक्वल सपोज कर लूँगा। तो इस ये हो गया पूरा 0, इसका मतलब आर स्क्वायर की पावर आ गई 3/2 और ऊपर kp, तो इक्वल मेरे पास आ गया kp अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गया, और मेरे पास बचा r की पावर 3। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से तुम्हें ये डेरिवेशन भी करना है, kp अपॉन आर क्यूब। तो दो डेरिवेशन अपन ने कंप्लीट कर ली। इसके बाद अपने पास आता है गाउस का नियम, और गाउस के नियम के 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर तुम्हें द्विध्रुव आघूर्ण भी निकालना है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये भी तुम्हारे टॉपिक है, तो भी अपन निकाल सकते हैं। स्लाइड खत्म होगी बेसिकली। हाँ, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण तो कितना लग रहा है। तो अपन सबसे पहले सपोज करते हैं कि मेरे पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये मेरे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अपन ने विद्युत क्षेत्र देखा था कि धन आवेश से तो निकलता है और ऋण आवेश की तरफ जाता है, मतलब ऋण आवेश की तरफ आता है विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत बल रेखा है मतलब विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस से माइनस की तरफ, और इसके जस्ट अपोजिट जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। ये दोनों पॉइंट तुम्हें याद रखने, सीधा 1 नंबर का या आधा नंबर का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पुट हो सकता है ना। बल आघूर्ण निकालना है तो यहाँ पर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो एक द्विध्रुव मानता हूँ मैं कि एक यहाँ पे द्विध्रुव है, और द्विध्रुव माना है तो एक पर प्लस क्यू आवेश होगा, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश होगा। अब इस पर निकालना अपन को बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो माइनस क्यू, अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इट मीन्स इधर प्लस होगा और इधर कोई माइनस होगा, क्योंकि माइनस की तरफ जाता है और प्लस से निकलता है।
प्लस ये रहा माइनस, इट मीन्स ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा F, ठीक। और ये प्लस है, ये प्रतिकर्षण, और ये माइनस है, इस तरफ खींचेगा और इस तरफ बल लगेगा F। और ये F जो बल लगेगा वो स्टार्टिंग में अपन ने जो डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि जो E होता है वो होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी F/Q परिभाषा के अनुसार। अब यहाँ पे F कितना होगा, F होगा Q का मल्टीप्लाई कर दो यानी Q इंटू ई। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई। अब अपने पास ये आ गया बल। इसमें देख वीडियो चल रहा है क्या? तो यहाँ पे आ गया अपने पास बल। अब इसको हिलाए में, इसमें आवाज आती है। जा तो चला जा, जा जा सो जा। यस, तो यहाँ पे आ गया अपने पास बल F=Q E। नाउ अब ये याद रखना कि जो बल आघूर्ण होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है बल आघूर्ण, उसका फॉर्मूला यानी बल इनटू दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है Q इंटू ई, और दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी अपन को निकालनी है। और इस लंबवत दूरी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे। ये क्रिया रेखा है दोनों बलों की, और क्रिया रेखा के बीच जो लंबवत दूरी है ये निकालनी है अपन को। अगर मान लो द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। इस त्रिभुज को मैं अलग से बना लेता हूँ, इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस तरह से त्रिभुज, ये थीटा है और ये इसकी लंबवत दूरी ये वाली। तो ये अपने को कर्ण निकालना है, ये दूरी निकालनी है, या फिर इसको ए बी मान लो, ए बी, इसको मान लो ओ। नाउ अपन को पता है कि जो द्विध्रुव है इनके बीच की दूरी होती है 2a, तो ये होगी 2a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। थीटा दे रखी है, थीटा दे रखा है अपन को, और ए भी निकालना है। तो अपन यहाँ पे साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इक्वल्स टू, लंब मेरे पास है ए बी और कर्ण मेरे पास है 2a, तो मेरे पास यहाँ से ए बी निकल के आ जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। और इस 2a को यानी दोनों के बीच लंब दूरी पता करनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2a साइन थीटा। नाउ थोड़ा और सोल्व करते हैं, ई को इधर ले लेते हैं, q इंटू 2a वापस से अपन ने पढ़ा है q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a होता है p, तो ये p और e और ये साइन थीटा। तो मेरे पास जो टो का फॉर्मूला आ गया यानी बल आघूर्ण आ गया, वो आ गया पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है बल आघूर्ण का, और ये निकल आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं गाउस के नियम पर, कि गाउस का नियम क्या होता है। और गाउस का नियम इंपॉर्टेंट है। गाउस की प्रमेय, गाउस नियम, अब की बार 101% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। 3 डेरिवेशन है, तीनों में से एक आएगा। तो गाउस का नियम क्या बोलता है, ये बेसिकली फ्लक्स के बारे में बोलता है कि फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले अपन फ्लक्स ही पढ़ लेते हैं, गाउस का नियम को भी कवर करेंगे। इससे पहले अपन फ्लक्स को ले लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स इसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चुंबकीय वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो उसको फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली विद्युत जो फ्लक्स होता है वो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, ये मेरा मान लो कोई पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ पर जो एरिया वेक्टर होगा यानी डीएस होगा वो इस तरफ होगा, डीएस वेक्टर।
थोड़ा सा साइड में बना देते हैं इसको। जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके लंबवत होगा, ये ds वेक्टर। और अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरफ ऐसे निकल रही है, ये वेक्टर ऐसे ऐसे जा रही है, बहुत सारी जा रही है, ठीक है, ये इस तरह से जा रही है और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, अब इनकी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहाँ से अगर फॉर्मूले की बात करें तो ds वेक्टर से ई विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, लेकिन ये कोण कितना है, थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ ले लेंगे, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ क्या होता है, ds cos थीटा, और अपने पास जो d फाई आएगा वो आ जाएगा e ds cos थीटा, e ds cos थीटा, e ds cos थीटा। ये एक अदिश राशि बेसिकली संख्या है, इसका मतलब अदिश है। नाउ ये हो गया अपने पास विद्युत फ्लक्स की बात। अब अपन बात करते हैं कि जो गाउस की प्रमेय यानी जो गाउस का नियम है वो क्या बोलता है। गाउस साइंटिस्ट का नाम है और इसने ऐसा बोला था कि अगर कोई मेरे पास बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गोला ही हो, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, और इसके अंदर मान लो Q आवेश उपस्थित है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला यानी बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, फ्लक्स अपन ने ऊपर पढ़ा, तो वो जो कुल फ्लक्स होगा फाई कुल, वो इसने बोला कि इसके अंदर जितना भी आवेश होगा, जितना भी आवेश होगा उन टोटल आवेश, कुल आवेश, वो कुल, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, की विद्युतशीलता। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अपॉन लग रहा है तो अनुपात के बराबर होता है। यही बेसिकली है अपना गाउस का नियम। और इसी गाउस के नियम पर अपने 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि हर साल अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट जो डेरिवेशन है उसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको रब कर देते हैं। नाउ पहला जो डेरिवेशन आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में वो आता है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी मेरे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है, तो एक तार बना लेते हैं। ये लीजिए मेरे पास एक ये तार है और ये आवेशित है, तो इसको आवेशित भी कर देते हैं, प्लस आवेश रख देते हैं इसके ऊपर पृष्ठ पर। अब अपन को गाउस के नियम के अनुसार इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो निकालना है, तो गाउस का नियम लगाना जरूरी है। और अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि गाउस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ के लिए होता है, तो इस तार को ऐसे पृष्ठ में बंद करते हैं मतलब पूरा क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए ये जो वायर है ये बेलनाकार है, तो अपन एक काम करते हैं, बेलन के आकार का एक पृष्ठ सपोज कर लेते हैं कि ये बेलन के आकार का मेरे पास एक पृष्ठ है, ऐसा ये पृष्ठ सपोज कर लिया। और इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं कि L है, L लंबाई है, L लंबाई का बेलन है, और इसकी जो त्रिज्या है वो है R, यहाँ लिख देता हूँ, L लंबाई का बेलन थ्योरी में लिखना है, प्लस जो त्रिज्या मानी है अपन ने वो इसकी R सपोज की है। तो कोई भी बंद पृष्ठ ले लिया। अब इस बंद पृष्ठ पर अपन को निकालना है विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले एक और टर्म यहाँ पर
रेखीय आवेश घनत्व है, इसका यूज होगा रेखीय आवेश घनत्व है, इसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लैम्डा होता है वो होता है Q अपॉन L, यानी रेखीय आवेश घनत्व की जो डेफिनेशन यानी परिभाषा होती है वो होती है, नीचे L आ रहा है, इसका मतलब एकांक लगाना है लंबाई के साथ, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहेंगे। ना यहाँ से Q अगर निकालना हो मेरे पास तो Q आएगा Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L, तो ये मेरे पास आ गया Q, यानी L लंबाई पर कितना आवेश है वो आ गया Q। नाउ अब अपन पीछे चलते हैं और अपन को यूज करना है गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे देखो फाई कुल अपने पास होता है Q इन, यानी उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना टोटल आवेश है वो ऊपर लिखना है, और अपॉन में लगाना है एप्सिलॉन नोट, अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और ये किसके बराबर होता है, ये फाई कुल के बराबर होता है। मतलब सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना है फाई कुल, ये मतलब कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से कितना बाहर निकल रहा है ये निकालना है, और उसको निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे फाई कुल की जगह, और इक्वल में लिख देंगे Q टोटल उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालना है अपन को फाई टोटल, तो फाई टोटल निकालने के लिए फाई क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो एक पृष्ठ ये इसके लंबवत गुजरेगी, और एक पृष्ठ ये नीचे वाला है, और एक पृष्ठ ये बेलन वाला है, चारों तरफ घूम रहा है। तो तीनों का अपन को पता है कि जो डी फाई होता है वो होता है ई डी एस और कोस थीटा, तो एंगल भी देखना पड़ेगा, और ये जो कोस थीटा एंगल है वो ई और डी एस के बीच का एंगल है, और डीएस की जो डायरेक्शन होती है यानी दिशा होती है, किसी भी पृष्ठ की दिशा उसके लंबवत बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होती है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि इसकी जो डीएस है उसकी दिशा बाहर की तरफ है, ये डीएस वेक्टर की डायरेक्शन, तो इस डीएस की भी बाहर की तरफ आएगी डायरेक्शन, ठीक है। अब इस डीएस की यहाँ पे छोटा सा अल्पांश मान लिया, इधर मान लेते हैं, ये मेरे पास कोई डीएस है, क्षेत्रफल अल्पांश वो इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इसके लंबवत आती है, यानी क्षेत्रफल के लंबवत इसकी दिशा होगी। नाउ अब अपन को ई की दिशा भी पता करनी है, और ई धनावेश से बाहर की तरफ निकलता है, ई हमेशा धनावेश से बाहर की तरफ निकलता है, मतलब यहाँ से ई की दिशा भी ऐसी होगी, तो इन दोनों के बीच में कोण एंगल आ गया मेरे पास 0 डिग्री। नाउ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ई की दिशा बाहर की तरफ ही होगी, यहाँ पर भी बाहर की तरफ, और यहाँ पर भी बाहर की तरफ ही होगी, तो दोनों के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे ई की दिशा ऊपर की तरफ नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर भी आवेश है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए नहीं हो सकती। यहाँ पर भी बाहर की तरफ होगी, यानी ई की दिशा इस तरफ, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 पृष्ठ बन गए। टोटल कितने पृष्ठ बने? 3, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड वाला, टोटल। तो तीनों पृष्ठ के लिए अलग अलग निकालेंगे। अपन नाम दे देते हैं, ये पहला वाला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, और ये तीसरा पृष्ठ है जो बाहर की तरफ ऊपर की तरफ फैला हुआ कर्व्ड सरफेस। तो पृष्ठ एक से सबसे पहले पृष्ठ एक से फाई 1 निकाल लेते हैं। तो पृष्ठ एक से ये रहा, तो यहाँ पर अपन को पता है डी फाई ये होता है, तो डी फाई 1 इसको नाम दे देते हैं ई, और डी एस 1 इसको नाम दे देते हैं, और कोस कितना है इसके साथ एंगल 90, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ये गया कोस 90 की वैल्यू 0, तो डी फाई 1 मेरे पास आया 0। नाउ दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, यानी फाई 1 की वैल्यू मेरे पास आई 0, इक्वेशन नंबर 1 फाई 1 आ गया। ऐसे अपन को फाई 2 निकालना है, फिर फाई 3 निकालना है, तीनों को जोड़ना है, जोड़ के गाउस के प्रमेय में फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में वैल्यू पुट कर देनी है। तो पृष्ठ सेकंड से दूसरे पृष्ठ से वापस से लगाओ, डी फाई अब की बार 2 इंटू ई इंटू डी एस 2 कोस थीटा ये रहा 2 वाला, ये रहा 90, कोस 90 वापस से 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर दो डी फाई 2 इक्वल टू 0, तो मेरे पास यहाँ से फाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 0, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ थर्ड पृष्ठ, तो पृष्ठ 3 से अब तीसरे वाले के अंदर देखो एंगल कितना है, तीसरे वाले में थर्ड के अंदर एंगल है मेरे पास 0, एंगल कितना आया 0। नाउ यहाँ से वापस है फॉर्मूला लगाओ, डी फाई 3 इक्वल टू ई या डी एस 3
cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1, मतलब मेरे पास आ गया d φ3 इक्वल टू ई ds3। नाउ दोनों तरफ समाकलन करेंगे ताकि मैं φ3 निकाल सकूं, तो इस तरह से φ3 आ जाएगा इधर। नाउ ई बाहर आ जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र फिक्स है इसलिए बाहर आ जाएगा। अब डी अल्पांश अपन ने ds माना ना, तो इसका कंप्लीट मेरे को क्या करना है, क्षेत्रफल लिखना है। समाकलन में आ जाएगा मेरे पास ds3। अब किसका क्षेत्रफल लिखना है, इस राउंड वाले भाग का जो पूरा राउंड शेप के अंदर है। देखिए इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है अपन को, तो मान लो कि मैं यहाँ से बीच से इसको काट रहा हूँ और इसको बीच से कट करके मैं इस तरह से इसको बिछा लिया ऐसे, और अपन ने एल लंबाई का ये माना था, एल लंबाई का बेलन है, तो ये लेंथ होगी मेरे पास एल। अब इसकी जो पूरी परिधि होती है, वो परिधि कितनी होती है, परिधि होती है मेरे पास 2πr। तो ऊपर वाली जो परिधि है मतलब ये लंबाई है, ये मेरे पास आई 2πr। तो इसका क्षेत्रफल मेरे पास निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा 2πrl। या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हें अगर याद हो तो सीधा लिख सकते हो कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होगा 2πrl, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। नाउ एज यू विश, अपन को सिर्फ मतलब है 2πrl से, तो यहाँ पर अपन ds का जो सीधा समाकलन है वो ये लिखेंगे, जो φ3 इक्वल्स टू a इंटू 2πrl। नाउ φ3 आ गया, और अब मेरे को टोटल फाइकुल निकालना है, क्योंकि गाउस की प्रमेय ये होती है कि फाइकुल इक्वल्स टू क्यू कुल या क्यू इन, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश हो, और एप्सिलॉन नॉट इसके अनुपात के बराबर होता है। यही है अपन की गाउस की प्रमेय, यही है गाउस की प्रमेय। नाउ मेरे को फाइकुल निकालने के लिए तीनों प्रश्नों का अपन ने निकाल लिया, तो अब ऐड करना पड़ेगा। तो फाइकुल होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अपन को पता है φ1 और φ2 अपने पास 0 आया था, तो ये दोनों 0, और मेरे पास जो फाइकुल है वो मेरे पास आ जाएगा सिर्फ ये थर्ड वाला, यानी ई इंटू 2πr और एल। नाउ यहाँ पे पुट कर देते हैं फाइकुल, और फाइकुल यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा ई इंटू 2πrl इक्वल टू क्यू इन। इसके अंदर कितना आवेश है, तो क्यू इक्वल टू होता है लैम्डा एल। सबसे पहले अपन ने निकाल लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ से ई निकालेंगे, तो लैम्डा एल अपॉन 2πrl अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एल से एल मेरा कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास फाइनली ई का आंसर आएगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को आपको सीधा भी याद रखना है कि यहाँ से अपने पास जो ई आता है वो आता है लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि कभी ना कभी मान लो बाय द वे आपसे गलती हो गई बीच के डेरिवेशन में, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये सटीक नहीं आ रही है, तो लास्ट के अंदर ये सीधा फॉर्मूला भी पुट करके आ सकते हो। क्या पता है एग्जामिनर सीधा फॉर्मूला लास्ट का आंसर देके तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाए। नाउ आई होप ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड डेरिवेशन की तरफ। स्लाइडें खत्म हो गई, सेकंड डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अपना अनंत समतल चादर के कारण, आवेशी चादर के कारण अपन को निकालना है विद्युत क्षेत्र। देख लेना तुम्हारी बुक के अंदर होगा टॉपिक का नाम। ये मेरे पास अनंत समतल चादर है, ये मेरे पास एक अनंत समतल चादर ये ले ली, और इसके ऊपर आवेश। अब ये अपन ने समतल चादर ली है, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसलिए यहाँ पे जो आवेश घनत्व है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व लागू होगा, और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको अपन सिग्मा से लिखते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व उसको अपन लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए मतलब टोटल एरिया, जितने भी एरिया का आपको आवेश चाहिए। तो यहाँ पर Q इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू ए। वैसे इसकी परिभाषा बनेगी, नीचे आ रहा है क्षेत्रफल, इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश,
एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, इसी को अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और यहाँ से Q की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए। नाउ अब अपन को एक बंद पृष्ठ बनाना है, तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए अपन यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर से एक इस तरह से बेलन बाहर की तरफ निकल रहा है, ये टोटल बंद हो गया पूरा, और ऐसा ही बेलन ऐसे पीछे की तरफ निकल रहा है, और ये आर त्रिज्या का है, इसकी जो त्रिज्या है वो है आर। ठीक, लंबाई भी मान सकते हो एल है, त्रिज्या मैंने मान ली है आर है। नाउ अब अपन को जैसे पीछे वाले डेरिवेशन में अपन ने किया था, सबसे पहले अपन ने निकाला फाई 1 फाई 2 फाई 3 यानी टोटल फाई निकाला कि फाई कुल कितना है मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में फाई को कुल करके टोटल फाई को ऐड करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और लास्ट के अंदर ई का फाइनली आंसर निकाल लिया। वैसे ही अपन वहां करेंगे कि टोटल अपन फाई निकालेंगे सबसे पहले, तो फाई निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ पृष्ठ होने चाहिए, क्योंकि अपन को पता है कि जो डी फाई की वैल्यू होती है वो होती है ई डी एस कोस थीटा। तो सबसे पहले अपन पृष्ठ सपोज कर लेते हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इसके ऊपर वाला ये पूरा कंप्लीट। तो 3 पृष्ठ है, इसको पृष्ठ 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ इधर वाले को, और इस ऊपर वाले को बोल देते हैं 3। नाउ इस फर्स्ट वाले पृष्ठ से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट इस तरह से रखी हुई है, और यहाँ पर एक बेलन है जो बाहर की तरफ है यहाँ पे, तो इधर इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ई, और इधर ही इसके लंबवत होगी डीएस की दिशा, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल की दिशा उसके लंबवत होती है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो एंगल बना दोनों के बीच वो बना 0 डिग्री। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा कि ई की दिशा इधर प्लस से बाहर की तरफ जाएगी, और इधर ही होगा डीएस की दिशा, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में ई और डीएस के बीच में वो बनेगा 0 डिग्री। नाउ अब बात करते हैं इसके ऊपर वाले पृष्ठ की। तो ये है डीएस की दिशा, तो डीएस की दिशा इसके लंबवत बाहर की तरफ होती है, और ई की दिशा ऐसे इधर बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इस थर्ड वाले पृष्ठ पर अपने को जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। तो पृष्ठ 1, 2 और 3, पृष्ठ 1, 2 और 3 तीनों को वापस से अपन करते हैं ऐड और निकालते हैं कुल फ्लक्स। नाउ सबसे पहले फाई 1 की बात करते थे, यानी पृष्ठ 1 से पृष्ठ 1 ये रहा, तो यहाँ से अपन डी फाई 1 निकालते हैं, और ई डी एस 1 कोस कितना 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, दोनों तो इंडिकेशन कर दूँ, यहाँ पर फाई 1 आ जाएगा, ई बाहर, ये हो गया 1 और ये डी एस 1। नाउ यहाँ से मेरे पास आ गया फाई 1 इक्वल्स टू ई और डी एस 1। ये देखो, अगर मैंने इसकी त्रिज्या को आर माना है, ये त्रिज्या कितनी है आर माना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दूंगा मैं पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, फाई 1 का आंसर आ गया। नाउ ऐसे निकालना अपन को फाई 2, तो पृष्ठ सेकंड से पृष्ठ 2 से वापस से फॉर्मूला लगा दूंगा, डी फाई 2 इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा, ये ई ये डी एस 2, और कोस थीटा ये 0 डिग्री है, सेकंड वाला भी, दोनों के बीच में एंगल 0। नाउ ये हो गया वैल्यू इसकी 1, दोनों तरफ इंडिकेशन कर देते हैं, ये डी फाई 2 इक्वल्स टू मेरे पास आएगा इंडिकेशन ई ये डी एस 2। नाउ यहाँ पे आएगा मेरे पास फाई 2, और फाई 2 की जो वैल्यू आएगी ई इंडिकेशन डी एस 2, फाई 2 इक्वल्स टू आया मेरे पास ई इंटू डी एस 2, ये रहा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, यानी अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी आर है, क्योंकि पूरा एक बेलन एक समान होता है। तो यहाँ पर इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट अपन को निकालना है फाई 3, तो पृष्ठ 3 से 3 से, तो डी फाई 3 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास ई डी एस 3 कोस थीटा, ई डी एस 3 कोस थीटा। नाउ दोनों के बीच में एंगल अपन को पता 90 है, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो इंडिकेशन कर दो डी फाई 3 इक्वल टू 0, तो फाई 3 मेरे पास आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को निकालना है कुल फ्लक्स, और उसके बाद में गाउस की प्रमेय या गाउस के नियम में रख दूंगा कि कुल फ्लक्स इक्वल होता है क्यू कुल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ कुल फ्लक्स निकालने के लिए फाई कुल तीनों को ऐड कर दो, मतलब फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 फाई 2 को फाई कुल इक्वल्स टू फाई 1 कितना है, ये रहा ई इंटू
पाई आर स्क्वायर और फाई टू भी इतना ही है ई इंटू पाई आर स्क्वायर और फाई थ्री मेरे पास 0। तो यहाँ पर मेरे पास फाई कुल जो आया वो आएगा 2e पाई आर स्क्वायर 2e पाई आर स्क्वायर। अब वापस से अब यहाँ पे लगा देंगे गाउस की प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय से फाई कुल जो होता है वो होता है क्यू इन यानी टोटल उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, इस पृष्ठ के अंदर अगर आवेश को निकालना है तो मतलब ये क्षेत्रफल देखना पड़ेगा और इस क्षेत्रफल को यहाँ से गुणा कर दो, यही आ जाएगा टोटल इसके अंदर कितना आवेश होगा। तो क्यू इन आएगा मेरे पास सिग्मा इंटू और ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, ए की जगह यहाँ पर ये जितना क्षेत्रफल घेर रहा है यानी पाई आर स्क्वायर का घेर रहा है, यहाँ पर ही तो है, इसी पृष्ठ पर ही तो पड़ा है आवेश, क्योंकि ये चादर है, चादर इस तरह से रखी हुई है और इसके अंदर बेलन जा रहा है, तो मतलब ये इतना इतना एरिया, मतलब ये वाला, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास क्यू आया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ क्यू लिख दो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फाई को मेरे पास आया 2e ये पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर मेरे पास e की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि हमारा है फाइनल आंसर। तो इस तरह से अपन ये सेकंड डेरिवेशन भी कंप्लीट कर देते हैं। नाउ थर्ड फाइनल एंड लास्ट डेरिवेशन फॉर दिस चैप्टर जो कि है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये थर्ड है। नहीं तुम जाओ, तुम भी जाओ जल्दी जल्दी। जा ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी इसकी, जा नाउ लास्ट एंड फाइनल अब अपन करेंगे एक समान आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो कि ये और ये अपना खोखला चालक गोला है और इसमें मान लेते हैं अपन माना आवेश गोले पर आवेश जो है वो क्यू है, माना गोले पर आवेश मेरे पास क्यू है, टोटल आवेश क्यू है जो कि एक समान रूप से फैला हुआ है ऊपर और ये खोखला चालक गोला है। ठीक, अब अपन को क्या करना है, इस गोले के कारण आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु पी लेना है और इस बिंदु पी पर अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और किसकी मदद से निकालना है, गाउस की प्रमेय की मदद से। अब गाउस की प्रमेय की मदद लेंगे तो यहाँ पर अपन को एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा पास ले लेता हूँ, एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा और गाउसियन पृष्ठ की कल्पना अगर जब करेंगे अपन तो इस तरह से एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक और अपन छोटा गोला बना लेंगे इसके चारों तरफ। ये अपना गाउसियन पृष्ठ है जो पी से गुजर रहा है गोला, ये है गाउसियन पृष्ठ। अब जैसा पिछले वाले में किया था वैसा ही यहाँ पे करेंगे। अपन को निकालना सबसे पहले फाई कुल, तो फाई कुल निकालने के लिए फाई का फॉर्मूला होता है डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, ई और डी एस के बीच में एंगल। नाउ ये बड़े वाला जो गोला है ये गाउसियन पृष्ठ है, यहाँ से अपन देखेंगे कि एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे ds और इस ds की डायरेक्शन देखेंगे हमेशा लंबवत होती है, इसकी दिशा के जो क्षेत्रफल होता है उसके हमेशा बाहर की तरफ होती है लंबवत, तो ds की दिशा ही इस तरफ, और प्लस धनावेश है तो ये भी बाहर की तरफ आएगा, मतलब e भी इधर आएगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। नाउ डी फाई ई मेरे पास आया e और cos 0 होता है 1 इंटू ds, दोनों तरफ समाकलन कर देता हूँ
ताकि मेरे पास फाई कुल निकल के आ जाए, और समाकलन करूंगा तो मेरे पास इधर आएगा फाई ई या फाई कुल या फाई कुछ भी लिख सकते हो। तो फाई इक्वल टू मेरे पास आया ई बाहर इंटीग्रेशन ds। अब ds क्या है, ये पूरा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब स्मॉल r त्रिज्या है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर ई इंटू टोटल लिख दो 4 पाई r स्क्वायर, ये मेरे पास आया फाई कुल टोटल। क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न से काम चल गया तो अलग अलग प्रश्न मानने की जरूरत नहीं थी। जैसे बेलन में अपन ने माना था उसमें 3 प्रश्न माने थे, इसमें एक से काम चल गया क्योंकि पूरे का एक साथ अपन को क्षेत्रफल मालूम था। नाउ और क्षेत्रफल भी मालूम था, और हर जगह हर पॉइंट पर जो एंगल बन रहा था वो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो 0 डिग्री बन रहा था, इसलिए अपन ने अलग अलग नहीं लिया। नाउ अब अपन यहाँ पे गाउस की प्रमेय लगा देते हैं कि जो फाई कुल होता है गाउस की प्रमेय के अनुसार फाई कुल होता है वो होता है क्यू कुल या क्यू इन, इस गोले के अंदर कितना टोटल आवेश है अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कुल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू इन टोटल अपन ने माना था कि कितना है, अंदर आवेश क्यू है तो ये क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास यहाँ फाइनली ई की वैल्यू जो निकल के आई वो आएगी ई इक्वल्स टू आ गई क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस ई को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये वैल्यू होती है के की। तो ई इक्वल्स टू मेरे पास आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी पीछे अपन ने पढ़ा था। यानी किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी, विद्युत क्षेत्र ये था किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, वही ये आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी गोला होता है उसको अपन बिंदु आवेश सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं। नाउ ये तो थी r दूरी पर, अगर ये r दूरी ये छोटे ये वाली r दूरी अगर इसके अंदर आ जाए यानी इसी गोले के अंदर आ जाए तब कितना होगा। अब ये जो r है ये अगर बिंदु P इसको मान लो Q पर, तो बिंदु Q पर आवेश यानी गोले के अंदर, तो गोले के अंदर कितना होगा, अंदर यानी ई इन कितना होगा। उस कंडीशन में अपन को वापस से गाउस की प्रमेय लगानी है, और ये जो Q था तो ये Q अंदर था इस गोले के अंदर। एक और यहाँ पे गाउसियन सरफेस गाउसियन सतह बनाएंगे तो इसके अंदर जो आवेश आएगा वो Q0 आएगा, क्योंकि बाहर है आवेश इस गोले की सतह पर, और ये गोला है वो खोखला गोला है, इसलिए क्यू इन अपने पास 0 आ जाता है। और क्यू इन की वैल्यू मतलब 0 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो ई इन भी मेरे पास क्या आता है 0 आता है। तो ये याद रखेंगे, एक नंबर के अंदर पूछ भी लिया जाता है, कभी कभार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि किसी भी खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, वो होता है 0 शून्य, यानी अंदर क्या आएगा अपने पास ई 0। तो इस तरह से अपन ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और मतलब ऑलमोस्ट टोटल फर्स्ट चैप्टर को अपन ने कवर कर लिया है। सो अभी तक वीडियो में बनने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।